Hello everyone, I'm Amit. How are you? Welcome you again. In previous class we have discussed that what we are going to discuss in this chapter. Our first topic of this chapter, the French Revolution and the idea of nation. In ninth class, you people have discussed what was the impact, what was the causes, what was the reasons and what was the result of French Revolution. नाइन्थ में हमने पढ़ा था फ्रांस की क्रांति के बारे में। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, जहाँ पर उन्होंने वहाँ का जो राजा था ब्रूवो राजवंश का जो था लुई 16, उसको हटाकर वहाँ उन लोगों ने थोड़ा सा डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाए थे, क्योंकि आपको पता है उसके बाद नेपोलियन, आपने लास्ट में पढ़ा होगा, नेपोलियन उसके बाद वहाँ पर मोनार्की को वापस लेकर आ गया था। इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग होगा, यहाँ से जो फर्स्ट टॉपिक है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन होगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट रहा है कंप्लीट यूरोपियन जो नेशनलिज्म था उसके ऊपर। तो यहीं से स्टार्ट है कि सबसे पहले 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। मोस्ट शायद यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि नाइन्थ में पूछ चुके हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे हम आगे डिस्कस कर लेंगे। जो फ्रांस था वहाँ पर कंप्लीटली क्या था, एक एब्सोल्यूट मोनार्क, जो कंप्लीट फ्रांस का जो एरिया था, एब्सोल्यूट मोनार्क का मतलब एक तरह का वो तानाशाह टाइप का राजा था, जो किसी की नहीं सुनता था, कंप्लीट अपने रूल मानता था और जो भी उसकी मनमर्जी वो करता था। उसके बाद क्या किया, वहाँ के लोगों ने पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज किए। वहाँ का जो कंप्लीट जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको चेंज किया, लोगों को पॉलिटिकल आइडियाज़, पॉलिटिकल फ्रीडम दी गई। और उसके बाद ये वहाँ का जो रॉयल्टी सिस्टम में जो पावर थी, राजा के पास जो पावर थी, उसको चेंज करके वहाँ के सिटीजन में पावर दी गई कि लोग अब जो सब चाहेंगे लोग रूल करेंगे। और वहाँ के रिवॉल्यूशन में ये क्लियर किया गया कि अब यहाँ पर जो भी कंट्री का जो शेप होगा, कंट्री का जो भविष्य होगा, कंट्री की जो किस्मत होगी, वो यहाँ के लोगों के द्वारा, यहाँ के सिटीजन्स हैं, यहाँ के नागरिकों के द्वारा तय की जाएगी। ये किसी और के द्वारा नहीं तय की जाएगी, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर इलेक्शन सिस्टम लागू कर दिया था कि अब आप जिसको चाहोगे वो यहाँ पर जो कुछ चाहेंगे वो सब करते रहेंगे। इसके बाद की स्टार्टिंग में जो रिवॉल्यूशनरी थे, उन्होंने कई टाइप के वहाँ पर जो मेजर्स थे या वहाँ पर जो चेंजिंग थे वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। सबसे पहले उन्होंने कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब सबको ऐसा लगे हम सब एक हैं, ऐसा उन्होंने प्रोवाइड करवाया कि कंप्लीट कंट्री जो है फ्रांस वो एक है। और इसको प्रोवाइड कराने के लिए उन्होंने सबसे पहले द फादरलैंड, ये जो वर्ड लिखे हुए ये वहाँ के फ्रेंच लैंग्वेज में द पैट्रियट, कि इसका मतलब फादरलैंड की हमारी जो पूरी की पूरी अर्थ है, ये हमारी पितृभूमि है, हमारे पिताओं की धरती है, जब यहाँ पर मातृभूमि बोलते तो उन्होंने वहाँ उसको मतलब फादरलैंड बोला। दूसरा ले सिटी ऑन सिटीजन, कि वी ऑल आर द मेंबर ऑफ आवर, वी ऑल आर द मेंबर ऑफ ए फैमिली, ये जो हमारा कंप्लीट फ्रांस फैमिली में सब सिटीजन है इसके। तो कंट्री के लोगों को ये फील कराने के लिए कि हम सब लोग एक हैं, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया कलेक्टिव आइडेंटिटी पर, कि सबकी एक जैसी पहचान होनी चाहिए, अलग अलग पहचान नहीं होनी चाहिए। भाई जैसे इंडिया के रिगार्डिंग हम बात करें तो वी ऑल आर इंडियंस, वी शुड नॉट डिस्क्राइब अस एज आवर स्टेट एंड आवर कास्ट, इसके हिसाब से हमें अपने को डिस्क्राइब नहीं करते। सबसे पहले हम क्या इंडियन है। तो ऐसा उन्होंने 1789 लोगों को इंट्रोड्यूस कराया कि हम सबको इंट्रोड्यूस कराना अपने आप को अपने कंट्री के नाम पर, हम सब एक है। इसके अलावा उन्होंने लोगों को सबको इक्वल राइट्स दिए। वहाँ पर जो रूल्स बने वो सबके लिए इक्वल बने थे, जैसे हमारे यहाँ पर बने हुए फंडामेंटल राइट सबके लिए हैं, सेम ऐसे वहाँ पर उन 1789 सिटीजन ऑफ राइट देकर सबको इक्वल राइट दिया गया, कोई वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया, सेम रूल सबके लिए बनाए गए थे। इसके साथ उन्होंने एक फ्लैग बनाया। आप देखोगे सभी कंट्रीज का जो सिस्टम हो सेम, सभी कंट्री के अपने फ्लैग मिलेंगे, सभी का नेशनल एंथम मिलेगा, सभी के सिंबल्स मिलेंगे। तो वही उन्होंने किया, ये सब वहीं से स्टार्ट हो रखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये सब इसलिए किया कि लोगों को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी रहे, लोगों की जो सोच है, उनकी जो थिंकिंग है एक जैसी लगे, हाँ हम सब एक हैं। तो उन्होंने अपना फ्लैग बनाया। तो जो पुराना फ्लैग जो था उनका, जो जिससे कि ये क्लियर होता था कि ये लोग रॉयल्टी के अंडर है, किसी राजा के अंडर काम कर रहे हैं, उसको चेंज कर उन्होंने ट्राई कलर जो हमारा तिरंगा, इस टाइप का उन्होंने अपने कलर तिरंगे ट्राई कलर 3 रंग का एक उन्होंने फ्लैग चूज किया। इसके साथ साथ उन्होंने एक एस्टेट जर्नल जो थी, पहले क्या था कि आपको पता है कि फ्रांस जो था, फ्रांस सोसाइटी 3 एस्टेट में डिवाइडेड थी, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। और वहाँ पर जो रूल्स रेगुलेशन वगैरह जो बनते थे, एक्चुअली वहाँ की अगर सिंपल वर्ड में बोल रहे थे, जो पार्लियामेंट जो थी, जो राजा को अगर कुछ सजेस्ट करती थी, वो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट, मतलब ऊपर अपर क्लास के लोग ही थे। यहाँ पर उन्होंने चेंज किया। अब एस्टेट जनरल का वो इलेक्शन कर रहे थे लोगों के द्वारा, और एस्टेट जनरल जो पहले थी उसका नाम बदल उन्होंने क्या कर दिया, नेशनल असेंबली कर दिया था। तो मे बी यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि एस्टेट जनरल का नाम क्या किया गया, तो नेशनल असेंबली।
न्यू पैटर्न के बेस पर कहीं से भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते 1 मार्क्स के। इसके साथ उन्होंने नए नए हाइमन्स बनाए, कंपोज किए, ओथ ले गई लोगों के द्वारा, जैसे हमारे लेते हैं ना प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम भारत के लोग हैं, जो भी उस टाइप के उन्होंने वहाँ पर प्रतिज्ञा ली। और इसके साथ वहाँ के जो मार्टियर शहीद जो लोग थे उनका गुणगान किया गया कि जिन्होंने जो ब्रोवो जो डायनेस्टी थी, ब्रोवो डायनेस्टी को हटाकर कंट्री में जो डेमोक्रेसी या जो सिटीजन का जो राइट था या नेशनल असेंबली इस्टेब्लिश करने का जो काम किया था, उन लोगों के बारे में उनको हीरोइक बनाया गया, उनके बारे में उनका गुणगान किया गया, उनकी अच्छी अच्छी बातें बताई गई और उनको सल्यूट किया गया, उनकी ब्रेवरी को सल्यूट किया गया कंट्री के नाम पर। कि एक तरह से ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था, इसी को हम नेशनलिज्म बोल सकते हैं कि किसी एक तरह की फीलिंग्स पर प्राउड फील करने लग गए थे वो। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उन्होंने लागू किया। सेंट्रलाइज पहले क्या था कि अलग अलग जो ब्रूवो डायनेस्टी का जो फ्रेंच कंट्री था उसमें भी फिर अलग अलग टाइप के रूल्स बना रखे थे स्टेट के हिसाब से, अगर छोटे राजाओं ने अपने रूल बना रखे थे। अब यहाँ पर उन्होंने चेंज करके कंप्लीट फ्रांस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, तो कैसे रूल्स बनेंगे, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है कैसे काम करेंगे, इन सबको एक बनाया गया, सेंट्रलाइज किया गया, एक जैसे रूल बनाए गए सब जगह पर, यूनिफॉर्म लॉ बनाए गए कि सब जगह एक जैसे कानून लगाए गए सभी सिटीजन्स के लिए। जो भी फ्रांस टेरिटरी के अंडर में आता था सबके जैसे लॉ लागू करने थे, एक जैसा ही उनको जो फ्लैग, एक जैसे उनके नेशनल एंथम, ओथ वगैरह सब सेम कर दिए। इसके साथ ही जो उनके कस्टम ड्यूटीज वगैरह थी और जो ड्यू वगैरह जो थे वो सब उन्होंने चेंज कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिए। कस्टम ड्यूटीज पहले क्या था कि कंट्री के अंदर ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जाने वहाँ पर बहुत सारे टैक्स लगा रखे थे, उन सब टैक्स वगैरह को उन्होंने ख़त्म कर दिया था। इंटरनल कस्टम्स मतलब जैसे अपन बात करें कि हरियाणा से रास्ता अपन यहाँ पर लगा रखे ना, बहुत सारे आप जानते हो जो टैक्सी वाले गाड़ियाँ हैं या जो कॉमर्शियल व्हीकल है उन पर टैक्स लगते हैं। पहले कॉमर्शियल तो था नहीं सिस्टम, तो फ्रांस में क्या था एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर एंट्री कर रहे हैं तो भी वहाँ पर टैक्स वगैरह देने पड़ते थे, ये उन्होंने ख़त्म कर दिए, पूरे कंट्री के एक से टैक्स बना दिए थे। इन सब के साथ उन्होंने एक वेट और मेजरमेंट का एक सा रूल बना दिया, यूनिफॉर्म रूल बना दिया भाई। जैसे वेट है कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, वहाँ पर क्या था कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग मेजर थे। यहाँ पर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो रहे हैं, हरियाणा में कुछ और हो रहे हैं, दिल्ली में कुछ और हो रहे हैं। ऐसा तो बड़ी प्रॉब्लम आती थी जो बिजनेसमैन थे या जो ट्रेडर्स थे कि वो वहाँ पर तो किसी और वे में उसको काउंट करके लाए हैं और बेचने किसी दूसरे स्टेट में वहाँ किसी और वे में काउंट करना है, काउंट करके बेचना है। उन्होंने क्या किया, इस वेट और मेजरमेंट मतलब जो वजन जो सिस्टम था और जो मापने का जो सिस्टम था, इसको पूरे कंट्री में एक जैसा कर दिया कि भाई आप सभी को एक जैसा वेट और मेजरमेंट मानना पड़ेगा। रीजनल जो उनकी जो लैंग्वेज जो वगैरह थी उनको डिस्करेज किया गया। रीजन मतलब स्टेट के अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, उनको डिस्करेज किया गया, उनको बहुत ज़्यादा अपग्रेड नहीं किया गया। उनको कहा कि आप अपने रीजनल लैंग्वेज को बोलना बंद कीजिए। और पूरे फ्रेंच में फ्रेंच लैंग्वेज कौन सी, फ्रेंच को अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में हिंदी अलग अलग तरीके से बोलते हैं ना, राजस्थान लोगों को हिंदी अलग मिलेगी, हरियाणा वालों को हिंदी अलग मिलेगी, यूपी बिहार वालों को हिंदी अलग मिलेगी। तो ऐसे उन्होंने क्या किया कि जो फ्रेंच पेरिस में जो फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती थी पूरे कंट्री में उसी फ्रेंच को लागू किया गया और लोगों को कहा गया कि इसी फ्रेंच को आपको अडोप्ट करना है, इसी को आपको अपग्रेड करना है। इसके साथ ही वहाँ के जो रूल्स थे उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि अब जो फ्रांस है ये कंप्लीट जो यूरोप के लोग हैं, कंप्लीट यूरोप के जो कंट्रीज हैं, उनका जो भाग्य, उनकी जो डेस्टिनी जो डिसाइड करेगा वो फ्रांस के लोग डिसाइड करेंगे। और ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है किनकी, फ्रेंच की, कि कंप्लीट वर्ल्ड में जो डिपोटिज्म का जो सिस्टम है उसको ख़त्म करके और नेशन बनाएंगे हम। कि डेपोटिज्म मतलब जो राजशाही सिस्टम था, मोनार्की सिस्टम था कि भाई राजा का बेटा राजा बन रहा था या फैमिली के लोगों के पास ही कुछ लोगों के पास पावर थी, उस पावर को डिस्ट्रॉय करके हम क्या करेंगे, सभी लोगों में जो जैसे सिटीजन का रूल बनाएंगे, जो उन्होंने यहाँ पर नेशनल असेंबली बुलाई थी कि पूरे जो यूरोप है, यूरोप में हम इसको स्प्रेड करेंगे। अब जब ये न्यूज़ फ्रांस के जो अलग डिफरेंट सिटीज़ थे उनमें ये पहुंची, ये न्यूज़ की भी फ्रांस में लोगों ने ब्रूवो डायनेस्टी को हटाकर वहाँ पर सिटीजन लॉ लागू कर लिए हैं और वहाँ पर सभी जैसे लॉ है, जैसा ट्राइकलर है। तो पूरे यूरोप के लोगों में एक एंथुसियाज्म, मतलब लोगों में जोश आ गया। और वर्ल्ड उस यूरोप के अदर कंट्रीज में या अदर जो सिटीज़ वगैरह थे उन सिटीज़ में भी वहाँ का जो यूथ थे, यूथ ने जैकोबिन क्लब को इस्टेब्लिशमेंट किया। आपने 9th में पढ़ा होगा, जैकोबिन क्लब बनाए थे। जैकोबिन क्लब के थ्रू वहाँ पर जो ये फ्रीडम के रिगार्डिंग जो मूवमेंट्स लाए थे उनको उन्होंने वहाँ से रन किया था। तो फ्रांस के अलावा भी जो कंट्री थे उनके सिटीज़ में जैकोबिन क्लब का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया। और जो एक्टिविटीज़ थी उन अदर कंट्रीज़ में, वो एक्टिविटीज़ सिमिलर टू फ्रांस थी। जैसे जो एक्टिविटी फ्रांस में थी सेम एक्टिविटीज़ वो कंट्री में कर रहे थे।
वहाँ की जो जो उस टाइप का जो रूलिंग सिस्टम था या जो रॉयल्टी सिस्टम था, किंगशिप सिस्टम था, मोनार्की था, उसको हटाने के लिए जो फ्रांस ने किया उसी को फॉलो वर्ल्ड के अदर कंट्री कर रहे थे। अब साथ ही साथ जो इन कंट्रीज में जो फ्रांस के जो आर्मी या फ्रांस के जो सैनिक गए अदर कंट्रीज में, वहाँ पर जो रूलिंग सिस्टम था किंगशिप या मोनार्की से चेंज करने के लिए, तो फ्रेंच आर्मी का हॉलैंड में, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली में जब ये लोग गए 1719 में, तो लोगों ने इनका स्वागत किया था, मतलब इनको हीरो मानते हुए स्वागत किया था। और आउटब्रेक और पूरे वर्ल्ड के लिए जो फ्रेंच आर्मी थी वो नेशनलिज्म का आइडिया फैलाने के लिए अबोर्ड विदेशों में, फ्रांस के अलावा दूसरे देशों में जो नेशनलिज्म का आइडिया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच आर्मी के द्वारा फैलाया गया, लोगों ने उसको वेलकम किया। यहाँ पर ये मैप दिखाया गया उस टाइम का कि उस टाइम पर कैसे कैसे डिवाइडेशन था, किसको क्या नाम दिया गया था। जैसे आज आप देखो सिसिली आपको नाम नहीं मिलेगा, फ्रांस यहाँ पर है। अभी आप यहाँ आयरलैंड को दो पार्ट में देखोगे, नॉर्दर्न आयरलैंड और सदर्न आयरलैंड, ठीक है। तो ये उस टाइम का अलग मैप है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है, वो आप देख सकते हैं क्या क्या चेंज होंगे। ये नीचे का जो पार्ट ये वाला, ये जो पार्ट है यहाँ से, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और ये इसके ऊपर ऊपर क्या है, ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, वो मॉडर्न जो आज की बात करें। अब नेक्स्ट आता है कि जो नेपोलियन के अंडर में विद इन द वाइड स्वेथे, स्वेथे का मीनिंग होगा कि अपने अंडर में लेना, लपेटना या अपने कवर कर लेना। जो नेपोलियन के अंडर में जो एरिया था, फ्रांस के अलावा भी जैसे आज जो कुछ इंडिपेंडेंट कंट्री हैं वो भी पहले फ्रांस की टेरिटरी में काउंट होते थे, तो वहाँ पर उसने सभी के टेरिटरीज में सिमिलर लॉ लागू किए और बहुत सारे नए नए रिफॉर्म उसने लागू किए। रिफॉर्म मतलब चेंज, बदलाव की, सुधार किए। और नेपोलियन ने एक गलती तो की थी कि वहाँ पर थोड़ा सा जो डेमोक्रेसी आया था उसको ख़त्म करके फिर से मोनार्की सिस्टम लागू कर दिया था, फिर से उसने तानाशाही सिस्टम लागू कर दिया था। बट वहाँ के लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जो चेंज किए थे, वहाँ के जो सिमिलर लॉज बनाए थे, एक सी एक्टिविटी जो उसने डेवलप की थी, उसका पूरे कंट्री के लोगों को बेनिफिट और उन्होंने उसको वेलकम किया, उसको उन्होंने समर्थन भी किया कि उसकी जो प्रिंसिपल्स, उसके जो आइडियाज थे, जो पूरे उसने अपने टेरिटरी में लगाए, लोग उसके फेवर में थे। और उसने 1804 में, अब यहाँ से मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन 1 मार्क्स का 3 मार्क्स का यहाँ से बनता है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। सिविल कोड ऑफ 1804, इसको नेपोलियन कोड भी बोलते हैं, इसको नेपोलियन कोड भी बोलते हैं। नेपोलियन ने क्या किया था 1804 में, अपनी टेरिटरी जितने भी उसके अंडर में टेरिटरी आती थी, सब लोगों को सिमिलर लॉज और सिमिलर फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, जैसे फैसिलिटी प्रोवाइड ने सिविल कोड ऑफ 1804 लागू किया। और इस कोड के थ्रू उसने जो बर्थ के बेस पर प्रिविलेज मिले हुए थे कि भी राजा का बेटा राजा बनेगा या फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट के लोगों को टैक्स वगैरह नहीं देने, उसने बर्थ के बेस पर प्रिविलेज को खत्म कर दिया। अब क्या था कि जो जैसा करेंगे वैसा उनको मिलेगा, टैक्स वगैरह सबके लिए समान कर दिया। किसी को कोई, उसने जो पहले मिलता था ना कि फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट वालों को पैसे देंगे खर्च करने के लिए, वो सब उसने खत्म कर दिया, सब बराबर है, कमाओ और खाओ, तो लोग खुश हुए। उसने क्या किया, इक्वलिटी बना दी सब लोगों के लिए, जो प्रॉपर्टी वगैरह के जो राइट्स थे उसमें उसने सुधार किया और उनको उसने सिक्योर किया। पहले लोगों के पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे कि जिसकी जितनी प्रॉपर्टी राजा की जब इच्छा हुई उससे ले ली और कह रहा जा वापस जा, कुछ दोबारा कमा के ये मेरे दे जा। नेपोलियन ने इसको ख़त्म किया, उसने प्रॉपर्टी राइट्स को सिक्योर किया और लोगों को इक्वलिटी प्रोवाइड करवाने के अंदर में काम किया। इसके अलावा जो सिविल कोड था, उसने जो फ्रांस का जो एरिया था उस एरिया को उसने थोड़ा सा, जब देखा होगा ना कि भाई आज जैसे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लोग भी बड़ाई करते हैं, तो ऐसे उस टाइम पर हुआ। तो नेपोलियन के स्टार्टिंग के जो ये मेजर्स थे लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, तो इसलिए नेपोलियन का एरिया भी इंक्रीज हो गया था। डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, नेपोलियन ने ये सिस्टम लागू किया कि वहाँ पर जो डिवीजन था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, उसको उसने थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर दिया कि पहले क्या था कि सब अलग अलग एरिया में अलग अलग रूल थे, उन सबका एक जगह एक जैसे रूल बना दिए। और फ्यूडल सिस्टम का मीनिंग है कि जो उस टाइम पर जो राजशाही सिस्टम जो था उसको उसने ख़त्म कर दिया। और पीजेंट और जो फार्मर्स वगैरह थे उनको जो टैक्स वगैरह देने पड़ते थे, या उनको जो भाई किसी और की जगह पर काम कर रहे थे ना एज ए स्लेव की तरह, स्लेवरी टाइप का जो सिस्टम था उसको उसने ख़त्म किया। फार्मर्स के फेवर में उसने लॉज बनाए, उनके टैक्स वगैरह थोड़े कम किए। और जो सिटीज़ वगैरह थे
उनमें जो जितने भी टाइप के रेस्ट्रिक्शंस वगैरह थे उन रेस्ट्रिक्शन को उसने खत्म कर दिया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को उसने थोड़ा सा इम्प्रूव किया। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट टाइप्स ऑफ इम्प्रूवमेंट वाज डन बाय नेपोलियन इन 1804 सिविलियन कोड, या सिविल कोड 1804 के द्वारा नेपोलियन के द्वारा क्या क्या सुधार किए गए। तो आप उसके अंदर यहाँ से यहाँ ये सिविल कोड 1804 से और यहाँ तक के जो है सारे सारे पॉइंट लिख सकते हो, 4-5 पॉइंट इनके बना लेना, क्योंकि अगर आप पॉइंट में लिख कर आओगे ज़्यादा बेनिफिट रहता है एग्जाम में। तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा पॉइंट में आप बना लेना, इससे 4-5 पॉइंट बन जाएंगे कि उसने बर्थ के बेस पर जो प्रिविलेज थे वो ख़त्म कर दिए थे, टैक्स वगैरह कम किए थे, लोगों के जो फ्यूडल सिस्टम था उसको ख़त्म किया था, प्रॉपर्टी राइट्स को उसने थोड़ा सिक्योर कर दिया था, और साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को उसने इम्प्रूव किया था। पीजेंट, आर्टिस्ट और वर्कर और न्यू बिजनेसमैन वगैरह थे, वो सब इन सारे चेंजिंग से खुश थे, क्योंकि बिजनेसमैन और जो छोटे छोटे ट्रेडर्स थे उनको क्या था, गुड्स वगैरह का परचेज करने में और एक्सपोर्ट इंपोर्ट या बेचने में बड़ी प्रॉब्लम आती थी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉज बने होने की वजह से। इंटरनल टैक्स खत्म करते, जिसकी वजह से क्या लोगों के ऊपर जो ट्रेडर्स जो थे, स्मॉल ट्रेडर्स, उन पर थोड़ा जो खर्चा था वो कम हो गया था। इसके साथ यूनिफॉर्म लॉ होने की वजह से उनको अपना जो एक तरह से हिसाब किताब में भी कम दिक्कत आने लगी, कम सारे चीज़ें ईजी हो गया था, वेट वगैरह का सिंपल होने की, सिमिलर होने की वजह से। और उसने कॉमन नेशनल करेंसी वगैरह की फैसिलिटीज भी लोगों को प्रोवाइड की, सभी जैसी करेंसी करवा दी। अब आता है कि जो नेपोलियन ने किया, जो कुछ भी चेंज किए, क्या इन सारे चेंज का लोगों ने समर्थन किया? क्या लोग नेपोलियन को आखिर तक सपोर्ट करते रहे या नहीं? अब यहाँ पर दो टाइप की आपको लोगों की प्रतिक्रिया मिलेंगे, दो लोगों को रिएक्शन मिलेंगे। लोगों के रिएक्शन मिक्स थे, कुछ लोग नेपोलियन के कंप्लीट फेवर में थे, कुछ लोग नेपोलियन के अगेंस्ट थे। अगर हम बात इनिशियल स्टार्टिंग में मैक्सिमम जगह पर नेपोलियन के जो जो रूल्स थे या नेपोलियन के जो मेजर्स थे, नेपोलियन के जो रिफॉर्म थे, उन सभी रिफॉर्म्स का लोगों ने सपोर्ट किया। मैक्सिमम लोगों ने, जिनका लॉस हुआ था वो तो अगेंस्ट रहेंगे ही, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने सपोर्ट किया था। बट धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया था कि ये जो सिस्टम है ये तुम्हारे बेनिफिट देने के बजाय लॉस ज़्यादा कर रहा है। तो आफ्टर सम टाइम लोग इसके अगेंस्ट चले गए थे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड जो थे, और कुछ सिटीज़ के नाम थे ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान और वारसा। फ्रेंच आर्मी वेलकम, स्टार्टिंग में फ्रेंच आर्मी का वेलकम किया गया था कि ये स्वतंत्रता के तोहफे, हार्बिंगर्स मतलब तोहफे की, ये गिफ्ट लेकर आ रहे हैं हमारे पास लिबर्टी का। बट कुछ टाइम का ये जो जोश था लोगों का ख़त्म हो गया और उनको पता लगा कि ये जो उनका जो फ्रीडम मिल रही है, इस फ्रीडम के बेनिफिट होने के साथ साथ लॉस ज़्यादा हो रही है, उन लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। और इसके पीछे वजह क्या थी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट किए गए थे वो एक सेंट्रलाइज होने की वजह से क्या था, ये लोगों के पास एक तो भाई सारे के सारे रूल्स एक जगह से बन रहे थे और डाइवर्सिटी तो अवेलेबल थी, तो लोगों की जो डाइवर्सिटी थी उसको अकोमोडेट करते हुए वहाँ पर रूल्स नहीं बने थे। भी अलग अलग लैंग्वेज के लोग थे, फ्रेंच लागू कर दी पेरिस वाले, तो लोगों को थोड़ी दिक्कत आई कि सारे के सारे लॉज और रूल्स किस में लिखे गए, फ्रेंच में लिखे गए। दूसरी बात क्या हुई कि फ्रांस के जो नेपोलियन था, नेपोलियन अपनी आर्मी को अपनी टेरिटरी को इंक्रीज करने के लिए और जो अपने रिफॉर्म्स थे इनको नियर बाई टेरिटरी में लागू करने के लिए आर्मी पर बहुत सारे खर्चे कर रहा था। उन खर्चों की वजह से क्या था कि लोगों पर टैक्स और जो जो सिंपल जो टैक्स थे वो इंक्रीज हो गए थे, कुछ टैक्स कम हुए बट और बहुत सारे टैक्स इंक्रीज हो गए इन सब। और साथ ही साथ क्या हुआ कि लोगों को सेंसरशिप का मतलब उनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी उसको दबा दिया गया, उनकी बोलने की जो आज़ादी थी, लोगों की फ्रीडम कम हो रही थी, जिसकी वजह से लोगों ने स्टार्टिंग में तो इसका वेलकम किया, सपोर्ट किया, बट धीरे धीरे लोग नेपोलियन के सिस्टम के अगेंस्ट जाने लग गए और लोगों ने नेपोलियन के जो ये रिफॉर्म थे इन रिफॉर्म का बाद में विरोध भी किया। स्टार्टिंग में लोगों ने सपोर्ट किया बट बाद में उन्होंने विरोध किया। आप पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पर यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। ये यहाँ पर एक पिक्चर दिखा है कि राइनलैंड का ये पोस्टमैन है, डाकिया है कि कुरियर लेकर जा रहा है। ये अगर इस क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आए 1 मार्क्स की भी क्या करना था, तो नेपोलियन को दिखाया गया है। नेपोलियन ने क्या है, लाइप्जिग की वॉर हुआ था 1813 में, तो लाइप्जिग के वॉर में नेपोलियन हार गया था। तो हारने के साथ साथ ये जो एज ए पोस्टमैन दिखाया, ये चिट्ठियाँ जो बिखर रही है ना, इसमें वो एरिया दिखाए हैं जो जो एरिया नेपोलियन के लाइप्जिग में हारने की वजह से इसकी टेरिटरी से किसी और टेरिटरी में चले गए थे। मतलब इन सबको नेपोलियन हार चुका है और ये हार कर वहाँ से वापस आ रहा है।
ठीक है, थैंक यू। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरे को पर्सनली पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट इसका जो टॉपिक रहेगा उसके लिए।